जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक, जिसका पहला टॉपिक है हमारा आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो हम लोगों के बारे में जानते हैं कि इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक यानी खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाने और पत्तियाँ पौधे अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग इस जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खासकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए जानवर का शिकार करने के लिए लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो हम समझेंगे आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हमारे कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। फिर दूसरा टॉपिक है रहने की जगह निर्धारित करना। फिर तीसरा आ जाता है आग की खोज। चौथा नाम और तिथियाँ। फिर बदलती जलवायु, खेती और पशुपालन की शुरुआत, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में, एक नवीन जीवन शैली, सूक्ष्म नवीन जीवन शैली निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो जो हमने भी पढ़ा है पहला टॉपिक, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो उनका पहला कारण था आजीविका की तलाश में। फिर प्राकृतिक आपदा के कारण संग्राहक और शिकारी जो हुआ करते थे वो एक दूसरे संग्राहक जो शिकारी हुआ करते थे वो जानवरों के पीछे अपना स्थान इधर से उधर चेंज किया करते थे, यानी बदलते थे। फिर दूसरा आता है जानवरों के पीछे पानी की खोज में, मौसमी भोजन की खोज में। तो ये फिर तीसरा कारण वही बताया गया कि पेड़ों और पौधों को फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते थे। चौथा कारण है पानी, बिना किसी प्राणी या पेड़ पर जीवित रहना संभव नहीं है और पानी झीलों और झरनों तथा नदियों में मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलें पानी कभी सूखता है, कुछ झीलों और नदियों में बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। फिर आता है दूसरा टॉपिक आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपना काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इसमें पत्थरों और औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण और हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों में लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। जिसमें दिखाए गए चित्रों में देखो, पहला जो दिया गया है पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं साइड जो दिया गया है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। फिर दाएं साइड जो दिखाया गया चित्र है इसमें क्या बताया गया है कि जानवरों की खाल बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। फिर वही टॉपिक आ जाता है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो पुरातत्वविदों को मिले उपकरण पत्थर, लकड़ी, हड्डी के उपकरण का जिसका प्रयोग शिकार करने, छाल उतारने और मीट काटने और मिट्टी खोदने के लिए किया करते थे। फिर रहने की जगह निर्धारित करना। तो उद्योग स्थल जो हुआ करते थे यानी फैक्ट्री साइट जहाँ पे हथियार बनते थे। आवासीय स्थल हैबिटेट साइट जहाँ रहते थे। फिर तीसरा आता है आवासीय उद्योग स्थल प्लस तुम्हारे हथियार भी बनते थे, यानी रहते थे वहाँ पे हथियार भी बनते थे, यानी पानी प्लस पत्थर प्लस गुफा। तो कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं जिसका नाम है भीमबेटका, हुंसी गुफा और कुरनूल गुफा।
तो भीमबेटका जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1957 से 1958 ग्रेगोरियो कैलेंडर के साधारण वर्ष के अनुसार है, जिसके खोजकर्ता हैं डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 ग्रेगोरियो कालदर्शक सोमवार को प्रारंभ होने वाले एक आम वर्ष यानी आम युग यानी सीयू एंडी डेमनी एडी पदनाम का 1990 वर्ष यानी रहने की जगह निर्धारित करना। तो लाल त्रिकोण में स्थान पुरास्थल जहां आखेटक सात संग्राहक प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा कई स्थान पर आखेटक खास संग्राहक करते थे। तो इसमें जो लाल स्थान दिए गए हैं भीमबेटका जैसे भी हमने बताया है, हुंसी हो गया, कुरनूल गुफाएं हो गई। तो ये सारे जो चित्र दिया गया है ये चित्र बना लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, जिससे आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना आए। फिर वही चूंकि पत्थर का उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। तो भीमबेटका क्या है, आधुनिक मध्य प्रदेश एक पुरास्थल गुफाएं कंदरकाएँ मिलती हैं। लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहां बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। शैल चित्र, इसमें से क्या पता चलता है? इस शैल चित्र में इस बारे में बताओ। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उसमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिलते हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये देखिए चित्र दिया गया है। तो अब बात करते हैं हम भीमबेटका की। तो विश्व धरोहर स्थल जो इसको घोषित किया गया वो जुलाई 2003 यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल सरोवरों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्रचलित चिन्ह यहाँ पर उपस्थित हैं। अन्य पुराशेष प्राचीन किले, दीवार, लघुस्तूप, पाषाण निर्मित भवन, शुंगगुप्त कालीन अभिलेख पर परमार के मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित, इसी से इनका नाम भीमबेटका यानी कालांतर में भीमबेटका कहा गया है। यहाँ 600 शैलाश्रय हैं, जिसमें से 275 चित्रों द्वारा सज्जित हैं। पूर्व पाषाण काल, मध्य ऐतिहासिक काल मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। अब शिलालेख किसे कहते हैं? तो शिलालेख किसे कहते हैं? शिलाओं पर लिखी हुई, इसका अर्थ है शिलाओं पर लिखी हुई। फिर रंग कौन कौन से वहाँ पे मिले हैं? तो खनिज रंग हो गया, गेरुआ, लाल, सफ़ेद और पीला, हरा। पाषाण काल किसे बोला गया है? तो पाषाण काल इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर आश्रित थे। जो मानव थे वहाँ के जो पत्थरों पर ही आश्रित थे। दूसरा पूरा पाषाण प्रागैतिहासिक युग का वह समय जब पत्थरों के औजार बनाना आरंभ किया। फिर निम्न पूरा पाषाण काल किसे कहा गया है? यह पूरा पाषाण काल का लंबा समय पत्थरों से निर्मित औजार तथा औजारों का प्रयोग करते थे। फिर बात करते हैं पुरास्थल। पुरास्थल वह स्थान है जहां औजार, बर्तन, इमारतें, वस्तुएं अवशेष मिलती हैं। ये भी हमने बताया आपको। फिर आग की खोज की बात कर लेते हैं। तो आग की खोज सर्वप्रथम कहाँ पर हुई है? कुरनूल गुफाओं में। यहाँ राख के अवशेष मिले। इसका मतलब आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। इसका इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। फिर नाम और तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो आग की खोज मनुष्यों द्वारा सबसे बड़ी खोजों में से एक है। आग की खोज सर्वप्रथम कुरनूल गुफाओं में उत्तर प्रदेश में की गई है। कुरनूल गुफाएं कहाँ स्थित हैं ये आपको मैंने बताया है अभी। फिर उसमें से एक और स्थल था जिसका नाम था हुंसी गुफा, वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। पूरा पाषाण युग में माना जाएगा। कुरनूल गुफाओं का काला चूना पत्थर। बेलम गुफाएँ आंध्र प्रदेश के राज्य में कुरनूल जिले यानी कोली मिडुला में मंडल में बेलम गांव के पास स्थित कोली मिगुंडला बेगम गुफाओं के 3 किलोमीटर दूर स्थित हैं। शैल चित्रकला, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर शैल चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं पर बड़ी मात्रा में मिले हैं।
इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो आग की खोज के बारे में, आग की खोज क्या, वो मनुष्य द्वारा सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी गई है। आग की खोज सर्वप्रथम कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में की गई है। आग का इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए किया जाता था। पहला, प्रकाश के स्रोत के रूप में, दूसरा, मांस भूनने के रूप में, तीसरा, जानवरों को डराने के लिए। अब बात आती है बदलती जलवायु। बदलती जलवायु लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए हैं। गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ गई जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली की भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। और खेती और पशुपालन की शुरुआत। तीसरा टॉपिक, खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं और जौ जैसी धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही वे वह सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिन जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। कौन था? कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। तो जैसा कि अभी हमने बताया, नाम और तिथियाँ। तो आरंभिक काल में पुरा पाषाण काल कहते हैं। काल को पुरा पाषाण काल कहते हैं। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना गया है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटित हुई हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिस यानी मध्य पाषाण युग भी कहते हैं। 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। औजारों में लकड़ियाँ और हड्डियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए गए थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं बदलती जलवायु, जो अभी हमने बताया था। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व विश्व के तापमान में वृद्धि होने लगी। इससे कई क्षेत्रों में घास के मैदान का विकास हुआ। इससे हिरण, मृग, बकरी, भेड़, मवेशी यानी घास पर जीवित रहने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। अभी हमने इसका टॉपिक जो बताया गया। फिर घरेलू प्रतिक्रियाएं, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकते हैं। इसलिए लोग जब पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलें पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था।